नमस्कार, हरियाणा न्यूज के चुनावी स्टूडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रतिमा दत्ता। चुनाव हरियाणा का देख रहे हैं आप। हमारा ये चुनावी स्टूडियो आज हरियाणा की राजनीति में एक बेहद खास जगह रोहतक की है और हमारा ये स्टूडियो आज रोहतक में पहुंचा हुआ है। तमाम प्रदेश की राजनीति की बात करें, रोहतक के इर्द गिर्द घूमती है। तमाम नेताओं के, खास तौर पे उन नेताओं के जो कांग्रेस के नहीं हैं, रोहतक को हमेशा से निशाने पर रखते हैं और ये कहते हैं कि जब कांग्रेस की सरकार थी तो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस ने रोहतक का विकास करवाया, उसके अलावा कहीं पे विकास हुआ नहीं और पूरे हरियाणा के साथ कहीं ना कहीं भेदभाव हुआ। अब हम आपको मिलवाने जा रहे हैं कांग्रेस पार्टी के कद्दावर नेता से, रोहतक से ही, जो लगातार 2 बार विधायक रहे, 3 बार चुनाव हालांकि लड़ा और अब चौथी बार विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। रोहतक विधानसभा सीट से भरत भूषण बत्रा जी हमारे साथ हैं। भूषण साहब, बहुत स्वागत आपका हरियाणा न्यूज के इस चुनावी स्टूडियो में। नमस्कार। चौथी बार पार्टी ने टिकट दिया, तीसरी बार विधानसभा पहुंचने की तैयारी कितनी है आपकी? मेरी तैयारी पूरी है। मैं पूरे जोश और खरोश से अपना चुनाव लड़ रहा हूँ। आई हैव स्टार्टेड माई इलेक्शनिंग एंड मैं पार्टी का, खाड़गे जी का, राहुल जी का और साथ में प्रदेश अध्यक्ष और हुड्डा साहब का धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा कि मुझको चौथी बार पार्टी की टिकट दी। सिटिंग एंड गेटिंग का फॉर्मूला पहली लिस्ट में बीजेपी कांग्रेस ने साफ तौर पे उस लिस्ट में आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि अनलेस देयर वाज सम एंटी इनकम्बेंसी अगेंस्ट एनी ऑफ द एमएलए, प्रिंसिपली पार्टी ने डिसाइड किया कि हम उन्हीं को टिकट रिपीट करेंगे और उसी में मेरे को भी टिकट मिला और किसी का भी टिकट काटा नहीं गया। 2014 के चुनाव की अगर बात करें, देश में मोदी लहर, और उस मोदी लहर में आपको रोहतक सीट से हार का सामना करना पड़ा था। 2024 का ये चुनाव, जब मोदी का नाम लेने की ही तमाम कोशिशें हुई, रोहतक लोकसभा से भी इस बार बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी कि एक बार फिर से 2019 की तरह यहाँ से बीजेपी का कैंडिडेट जीत जाए। हालांकि वो पॉसिबल नहीं हुआ। अभी इस चुनाव में कितना डिफरेंस देख रहे हैं आप, क्योंकि हाल ही में लोकसभा का चुनाव गया, 50-50 वहाँ पर लोकसभा चुनाव में दीपेंद्र 3,45,000 से रोहतक पार्लियामेंट से जीता और 2019 के चुनाव के अंदर मैम दत्ता वो रोहतक से 19,900 वोटों से हारे थे और इस बार 4,998 वोटों से जीते हैं। दिस इज डिफरेंस। ही हैज़ कवर्ड द गैप ऑफ अराउंड 25,000 वोट्स। उन्होंने इस गैप को कवर किया है और पार्लियामेंट इलेक्शन में इस बार भी मोदी का करिश्मा चला नहीं। जहाँ पर 400 की बात करते थे, 240 पे आके टिक गए, पर फिर भी कई लोगों को ने राम मंदिर के नाम पे, मोदी के नाम पे उनको वोट मिले। पर विधानसभा का जो सिनेरियो है वो डिफरेंट होता है और उस सिनेरियो डिफरेंट में लोकसभा के अंदर हमने 46 असेंबली सेगमेंट्स के अंदर लीड किया और इस बार बहुत ज़्यादा, उससे काफ़ी ज़्यादा असेंबली सेगमेंट से भी लीड करेंगे, बिकॉज देयर इज़ ए बहुत बड़ी एंटी इनकम्बेंसी स्टेट की है और साथ में हमारा 9.5-10 साल का कांग्रेस का संघर्ष भी है। कांग्रेस का संघर्ष आपने कहा कि 9.5-10 साल का हमारा रहा। अब तो चुनाव में आप सरकार बनाने की सीधा बात कर रहे हैं। साफ साफ बार बार अपने कैंपेनिंग में अलग अलग कांग्रेस के तमाम दिग्गज नेता ये कह रहे हैं कि बीजेपी जा रही है, कांग्रेस आ रही है। उसके पीछे सबसे बड़ा कारण क्या माने कि बस बीजेपी की सरकार की जो एंटी इनकम्बेंसी है यही एक फैक्टर है? क्योंकि बीजेपी भी कह रही संघर्ष तो कांग्रेस नेताओं ने कुछ खास किया नहीं है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। आप ये सोचें इस बात के लिए कि 2019 के अंदर भी थोड़ा सा इनका 70 पार और मोदी लहर की बात करते थे। उस समय भी हमें थोड़ा सा आइडिया होता है इस बात के लिए, तो ये सरकार 2019 में भी नहीं आती एक्चुअली। हमारे 31 एमएलए आए और उनके सिर्फ 40 आए और इनकी आइडियोलॉजी डिफरेंट थी, जेजेपी की और भारतीय जनता पार्टी की, बट सत्ता के लिए दोनों इकट्ठे हो गए। और उसके बाद 2000 आप कहें संघर्ष की बात है, 2014 से लेके 2023-24 तक, अब तक भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बहुत बड़ा संघर्ष किया। सबसे पहले तो विपक्ष आपके समक्ष की बात आई, उससे पहले भी 2009 से पहले, 2019 से पहले भी हम रैलियाँ करते थे, उन्होंने रथ यात्रा निकाली। और एक और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इस हरियाणा मांगे हिसाब, इस दोनों में बहुत बड़ा संघर्ष और बहुत बड़ा योगदान जहाँ दीपेंद्र हुड्डा का है,
कांग्रेस के नेताओं का है और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का है। आप भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब के संघर्ष की बात कर रहे हैं, कुमारी शैलजा उधर अपने संघर्ष की बात करती हैं, रणदीप सुरजेवाला अपने संघर्ष की बात करते हैं, तो ये सब अलग अलग संघर्ष कांग्रेस पार्टी के लिए है क्या? नहीं, ऐसी बात नहीं है। हर एक नेता अपने फ्रंट पे, अपने एरिए में या अपनी उनकी जो भी पॉपुलरिटी है उसमें कांग्रेस को बढ़ाने के लिए काम कर रहा था। कोई नेताओं में कोई ऐसा मतभेद नहीं है। हर एक पार्टी में कुछ मतभेद होते हैं और टिकटों के लिए जो भी बड़ा लीडर होता है वो कोशिश करता है कि भी विनेबिलिटी का क्राइटेरिया साथ में और उसके साथियों जिन्होंने स्ट्रगल किया उनको टिकट मिले। आप कह रहे हैं कि ऐसी कोई बात नहीं है, तमाम नेता पार्टी के साथ आप अभी देखेंगे कि सारे पार्टी नेता की बात है। और जहाँ तक मुख्यमंत्री की बात है, कई बार कई एतराज़ करते हैं ये कुछ है, उसमें मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि मुख्यमंत्री हाईकमांड और विधायक डिसाइड करते हैं। दूसरा, इस बात को भी देखा जाता है कि स्टेट के अंदर किसने संघर्ष किया और कौन ज़्यादा कैंडिडेट को जिताने की कैपेसिटी में है, तो उसमें भूपेंद्र सिंह हुड्डा का नाम सबसे पहले आता है। अच्छा, मतलब आप मोहर लगा रहे हैं अभी से ही कि नहीं, हुड्डा साहब मुख्यमंत्री कैंडिडेट होने चाहिए? मैं मोहर नहीं लगा रहा इस बात के लिए कि आपने देखा कि विपक्ष आपके समक्ष हमारे, और मैं एक प्रोग्राम और छोड़ गया था आपके बारे में, हमने बहुत बड़ा जनमिलन प्रोग्राम भी किया और उस जनमिलन प्रोग्राम जो था वो सबसे पहले मैंने अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में किया, जिसमें हमने ऑल वॉक ऑफ लाइफ के लोगों को बुलाया। कोई भाषणबाजी नहीं, कुछ नहीं, सबसे मिलना, सबसे वार्तालाप करना, सबके सजेशन देना, इस तरह का प्रोग्राम भी हमारा बड़ा कामयाब रहा। सभी अर्बन कॉन्स्टिट्यूंसी में ये किया हमने। और जहाँ तक विपक्ष आपके समक्ष है उसमें भी काफ़ी रहा। शैलजा जी और अपना रणदीप भी पार्टी के सीनियर नेता है, इसमें कोई दो राय नहीं। शैलजा जी बार बार कहते हैं कि मैं मुख्यमंत्री क्यों नहीं हो सकते। उनका प्रेरोगेटिव है कहने का, उसमें कोई दिक्कत नहीं। तो ये कहने से लोग कंफ्यूज नहीं होते हैं क्या? नहीं, लोग कंफ्यूज नहीं। लोगों को ये लगता है इस बार की कांग्रेस की सरकार बन रही है और जिसके पास ज़्यादा एमएलएज होंगे उनका मुख्यमंत्री। अच्छा, तो मतलब लाइक अब जैसे लिस्ट आई, साफ तौर पे लोग ये कहने लगे कि सबसे ज़्यादा लिस्ट में अगर चली है तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब की चलेगी। नहीं, जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब की नहीं, ज़्यादा उनके एमएलएज और एक्स एमएलएज को टिकटें मिली हैं जिनकी विनेबिलिटी क्राइटेरिया था। और पार्टी ने भी सर्वे करवाया और सबने अपने क्लेम भी रखे और इंटरनल सर्वे भी कराया, बाबरिया जी ने भी कराया, राहुल गांधी जी ने भी करवाया और उसमें देखा जा गया कि कंपैरिजन में विनेबिलिटी क्राइटेरिया किसका आता है, कौन जीत सकता है, उसी को पार्टी मोहर लगा। इसमें कोई ऐसा आदमी को टिकट नहीं काटी गई कि जो जीत सकता हो और उसकी टिकट काटी। अच्छा, ऐसा नहीं हुआ है, लेकिन लिस्ट आने के बाद तो ऐसा ही लग रहा है। अब मैं कुछ नाम आपको गिनवाना चाहती हूँ क्योंकि उन तमाम नेताओं की वीडियोस बहुत वायरल हो रही हैं टिकट कटने के बाद। एक तो आप लोगों ने टिकट जारी ही नहीं की, 12 तारीख नामांकन भरने की आखिरी तारीख, और उसके बाद आप रात को जाकर टिकट वितरण कर रहे हैं जब लोग इंतजार कर करके थक गए। मैं ऐसी बात नहीं, आखिरी दिन के बाद भी एज ए व्यक्ति नॉमिनेशन भर सकता है और जब स्क्रूटनी होती है उस दिन सिंबल लेटर देना होता है। तो कोई नहीं, कांग्रेस ने पूरी एक्सरसाइज की और कांग्रेस देख रही थी बीजेपी की बगावत को, तो हर पार्टी देखती है, बात करती है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। अब आप देखो, आप देखेंगे कि हमारी पार्टी में कोई लंबी चौड़ी बगावत नहीं। अनिल विज साहब कह रहे हैं जितने भी काले काम होते हैं सब रात को ही होते हैं, इसीलिए कांग्रेस की लिस्ट भी रात को ही आई। विज साहब का मैं बुरा नहीं मानता इस बात के लिए। विज साहब पता नहीं क्या कह देते हैं, उसका क्या मतलब निकलता है, वो बस वो थोड़ा सा मीडिया में अपने आप को रखना चाहते हैं इसलिए बोलते रहते हैं। बल्लभगढ़ शारदा राठौर सबसे ज़्यादा वो कह रहे हैं अगर कोई विनिंग कैंडिडेट यहाँ पे था तो मैं थी। टिगांव चलते हैं, ललित नागर साहब फूट फूट कर रो रहे हैं, शारदा राठौर भी फूट फूट कर रो रही हैं। चित्रा सरवारा अम्बाला कैंट में आप लोगों ने टिकट नहीं दी। 2019 के चुनाव में भी कुछ ऐसा ही उनके साथ हुआ। चित्रा सरवारा की जहाँ तक बात है, दो को टिकट नहीं मिल सकती। उनके पिताजी को अम्बाला सिटी से टिकट दे दी गई है, ऐसी बात नहीं। अब वो निर्दलीय लड़ रहे हैं, शारदा राठौर निर्दलीय रेडी है, उनका अपना प्रेरोगेटिव है, अपनी क्लेम करते होंगे। जो पार्टी का निर्णय है वो सुप्रीम निर्णय होता है और पार्टी के निर्णय के खिलाफ ना तो शारदा राठौर को जाना चाहिए ना चित्रा को जाना चाहिए। लेकिन आरोप लग रहा है आप लोगों क्योंकि बहुत सारी सीटें ऐसी हैं जो पार्टी ने बेच दी या तो या पार्टियां टिकटें नहीं बेची करती है। ऐसे तो फिर आप एलिगेशन लगाएंगे तो बीजेपी ने भी टिकटें बेची।
मतलब जो लोगों की बात है बत्रा साहब, मैं वो आपसे कर रही हूँ क्योंकि वो सवाल लिस्ट देखने के बाद कम से कम लोगों के जहन में था कि अच्छा इसकी टिकट काट दी, इसका नाम तो सबसे ज्यादा चल रहा था, तो मतलब सिर्फ नाम चलने नहीं, इंटरनल सर्वे ग्राउंड पे हल्के में चल रहा था। नहीं, हल्के में अंदर से सर्वे की क्या बात आती है, क्या पूछा है, they have adopted a criteria and Congress party through some agency at random they have lifted around 2000 टेलीफोन नंबर्स एंड उन्होंने राय ली एक्चुअली। उसमें कोई किसी पर्टिकुलर कास्ट की जो भी आगे आया उसमें थोड़ा सा ओपिनियन नज़र आता है उस बात के लिए। दिस वाज आल्सो वन ऑफ द क्राइटेरिया। सेकेंडली हल्के के लोग और रेपुटेशन और कौन आदमी कितनी बार सीट जीता है, कौन हारा है, किस कास्ट का क्या कम्बिनेशन है, बिकॉज पहले कास्ट फैक्टर नहीं हुआ करता था, अब कास्ट फैक्टर इज़ वेरी इट हैज़ बिकम इम्पॉर्टेंट सो फॉर एज पॉलिटिक्स इज कंसर्न। राइट, हम मतलब आप कह रहे हैं कि फिर भी कोई टेंशन नहीं है, भले ही तमाम आपके जो लोग हैं नाराज होके रूठ कर पर्चा उन्होंने भर दिया है, आप फिर भी कोशिश करेंगे उनको मना पाएं। इतने लोगों ने पर्चा नहीं बना। आप देखो रामविलास जी के साथ क्या ज्यादती की है इन्होंने उस बात के लिए। आप कह रहे हैं पर्चा, कांग्रेस के तो कम लोगों ने पर्चा भरा है, बीजेपी के तो इन्होंने सरकार क्या चलाई। जिस सरकार ने मंत्रियों को टिकटें काट दी, सबसे पावरफुल मंत्री इन्होंने डॉक्टर बनवारी लाल को बनाया हुआ था, एक MBBS डॉक्टर, सब कुछ अच्छा था, उसकी टिकट काट दी इन्होंने। 40 MLA वो उनकी पार्टी का मामला है। आप ये देखो हम 31 MLA बाद में 28 रह गए, 28 के 28 रिपीट हुए, उनके 40 MLA 14 की टिकट कट गई। इट मीन्स के देयर वाज एंटी इनकम्बेंसी अगेंस्ट द गवर्नमेंट एंड अगेंस्ट द MLAs also. That's why they have dropped एंटी इनकम्बेंसी। स्टेट की एंटी इनकम्बेंसी थी, उसको चाहे वो थोप दे, उस MLA पे थोप दे। They are making experiment and every party has a prerogative to make any choice of the leaders. मतलब साहब हम हिंदी में चर्चा करते हैं क्योंकि हमारे दर्शक हिंदी के हैं और वो ज़्यादा अच्छे से उसको समझ सकते हैं। ठीक है मैडम। हम आपने तमाम चीज़ों का जिक्र किया और कहा एंटी इनकम्बेंसी बीजेपी की थी, उसके कैंडिडेट्स की थी, तो विपक्ष के जो विधायक होते हैं उनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी किसी तरीके से नहीं रहती। ऐसे है कि विपक्ष के विधायकों ने संघर्ष किया और सबसे पहली बार ये सत्ता देखी कि जहाँ पर विपक्ष के पहले भी काम हुआ करते थे, ऐसी बात नहीं। एक रिप्रेजेंटेटिव को एक इम्पोर्टेंस और उसके स्टेटस के हिसाब से और प्रोटोकॉल के हिसाब से दिया जाता था, पर खट्टर साहब ने वो सारे के सारे नॉर्म्स वो ठीक नहीं रखे इस बात के लिए। और हमें तो वही है कि जो हर एक उन्होंने अपने MLAs को 5 करोड़ रुपया खर्च करने के लिए दिया, वही हमें खर्च करने के लिए मिला। व्यंगी ग्रांट उनकी अपनी स्कीम थी, उनमें 2-2 करोड़ रुपये 1 साल के मिले, 2 साल बीच में 2.5 साल कोरोना के 2 साल काट दिए और आखिरी साल 24-25 के थे। हमने रिकमेंड चिट्ठी भेजी, रिकमेंडेशन नहीं उस बात के लिए। 2 साल वेंगी के मिले और 5 करोड़ वो मिले। जहाँ तक मेरा सवाल है, 11 करोड़ रुपए मेरे को खर्च करने के लिए मिले, खर्च का रिकमेंडेशन करने के लिए। एंड आई अवेल, मैंने पूरे के पूरे अवेल किए उसमें और पूरी जो कुछ डेवलपमेंट कर सकता है। और मैंने बहुत सारे इश्यूज़ विधानसभा के अंदर उठाए और पानी की समस्या, हमारे रोहतक के अंदर पीने के पानी की बहुत बड़ी समस्या है, जल भराव की समस्या है, सीवरेज सिस्टम की समस्या है, नाले ठीक नहीं होती, प्रॉपर्टी ID से लोग दुखी हैं, परिवार पहचान पद से दुखी हैं, महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं, महिलाएं बेटियां। और मेरे को बड़ा दुख होता है और मेरे को कई बार मेरा बड़ा लगता है कि ऐसे कि मेरे को, मैं रात को इस बात की सोचता हूँ कि कैसा प्रदेश है कि जहाँ पर बहू बेटी गहने पहन के बाज़ार तक नहीं जा सकती। तो क्राइम आप कह रहे बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा, और साथ खासकर पर्स स्नैचिंग, चेन स्नैचिंग, दिस मोबाइल स्नैचिंग, सच टाइप पे मोलेस्टिंग, दीज आर द बहुत ज़्यादा हो गए। 2009 में कांग्रेस की सरकार थी हरियाणा में, आप जीते तब विधानसभा में पहुंचे। 2019 में बीजेपी की सरकार थी जेजेपी वालों के साथ, तब भी आप विधानसभा में रहे। दोनों ही सरकारों में 9 और 19 में कितना फ़र्क आपने देखा? और रोहतक के विकास कार्यों की अगर हम बात कर लें तो कितना डिफरेंस कांग्रेस की सरकार और बीजेपी की सरकार में देखा? ऐसे अभी आपने सबसे पहले इस बात के लिए रिपीट किया था कि विपक्ष सारे ये कहते हैं। विपक्ष 2014 के बाद कहने लग गया कि रोहतक के अंदर कोई विकास नहीं हुआ, और 2014 से पहले 2005 और 2014 तक शोर मचाते थे कि सारा विकास रोहतक के अंदर रहा, सारा विकास।
विकास 1921 का फर्क था। क्या विकास पंचकुला में नहीं हुआ? क्या फरीदाबाद में विकास नहीं हुआ? क्या गुड़गांव के अंदर विकास नहीं हुआ? मिलेनियम सिटी किसने बनाया, किसने? आज जो प्रोजेक्ट भी गुड़गांव के अंदर एग्जीक्यूट हो रहे हैं, सबकी प्लानिंग चौधरी भूपेंद्र सिंह की टाइम में। आप देखो कि हमारे टाइम में मेट्रो बहादुरगढ़ तक आई, मेट्रो बल्लभगढ़ तक आई, मेट्रो उसमें जीटी रोड पे भी आई। एक खंबा भी मेट्रो का एक्सटेंड नहीं हुआ 9.5 साल के अंदर। इनको इस बात को सोचना चाहिए था कि मेट्रो का, और इन्होंने अपने मैनिफेस्टो में इस वादा किया था कि हम इसको कुंडली तक मैनिफेस्टो लेके जाएंगे। इन्होंने वादा किया था कि रोहतक तक मेट्रो आएगी। कोई मेट्रो की डेवलपमेंट नहीं। पर सबसे बड़ी जो चिंता का विषय है वो ये है कि 2014 के अंदर, हालांकि उज्ज्वला स्कीम का ये झगड़ा 10,000 करोड़ रुपए का बात बोलते थे, 72,000 उनको काउंट करते हुए हमने मान लिया। चलो हमने मान लिया कि उज्ज्वला के भी हमने पैसे छोड़े या कुछ है। 72,000 करोड़ का कर्जा था। अब आप देखिए मैम कि 2014 से लेके 2024 तक 4,30,000 करोड़ प्रांत के ऊपर, स्टेट के ऊपर कर्जा है। रेवेन्यू डेफिसिट है। अपनी सरकार जो आमदन है उससे तनख्वाहें नहीं दे सकती, अपने खर्चे पूरे नहीं कर सकती। और जो डेवलपमेंट की बात होती है, डेवलपमेंट में मैक्सिमम अमाउंट तो रीपेमेंट प्रिंसिपल और इंटरेस्ट में चला जाता है। यही पत्रकार भी हमारे से पूछते हैं कि भाई इतना कर्जा ले लिया, ये पैसा गया कहाँ? हम भी बड़ी चिंतित है इस बात के लिए, पैसा कहाँ गया? तो मेरा भी अगला सवाल इससे जुड़ा हुआ है। आप जानते हैं इतना कर्जा है स्टेट के ऊपर, तो आपने इतने बड़े बड़े जो वादे लोगों से किए हैं, अब 6,000 पेंशन देने की बात कर रहे हैं, 500 रुपए में सिलेंडर देने की बात कर रहे हैं, ये वादे हमने बिल्कुल ठीक किया है। हमें पता है कि यहाँ टैक्स की चोरी होती है, हमें पता है कहाँ शराब घोटाले होते हैं, हमें पता है कि माइनिंग में क्या हो रहा है, कितने करोड़ों की कम ऑक्शन दी जाती है। सब कुछ चेक करेंगे, रेवेन्यू स्टेट का बढ़ाएंगे, टैक्स नहीं लगाएंगे और विकास करके दिखाएंगे इस बात के लिए। हमें तो पता कैसे होगा? मतलब तो बीजेपी वाले ये कहते हैं कि कांग्रेस को पता तो कुछ होता करोड़ों हजारों करोड़ की जो पैसे हैं वो इन्होंने जिसके लिए इन्होंने हमारी माइनिंग से, चाहे रेत की माइनिंग हो, चाहे पहाड़ की माइनिंग हो, ये इन्होंने घोटाले में डाल दिए। वो पैसे सरकार को रेवेन्यू आएगा। घोटाले हुए क्या बीजेपी की सरकार? हाँ, क्यों नहीं? डाडम का घोटाला, इतना बड़ा घोटाला, सुप्रीम कोर्ट तक के ऑर्डर आ गए। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के खिलाफ कहाँ पारदर्शी? पहाड़ियाँ, तावड़ू की और नू की पहाड़ियों का आपके स्कैंडल आया, एक डीएसपी की डेथ भी हुई इस बात के लिए। पर इन्होंने किया क्या? अगर कुछ सड़कें भी बनी हैं तो उसके लिए हम क्रेडिट दे सकते हैं, तो गडकरी को या सेंट्रल गवर्नमेंट को दे सकते हैं। हरियाणा गवर्नमेंट का कोई क्रेडिट, हरियाणा का नहीं है, क्योंकि ये भी एक बड़ा हरियाणा में क्रेडिट अगर होता, शहरों की सड़कें ठीक होती, शहरों में खड्डे ना पड़ते और ना होता। यहाँ तो चलते चलते खड्डों में सड़क ढूंढनी पड़ती थी। तो हम देख रहे हैं अब बीजेपी इसको लेके हालांकि एक बड़ा कैंपेन भी चलाती है, लोगों से बात करते हैं तो लोग भी खुश है कि भाई इतने हाईवेज, इतने ज़्यादा फ्लाईओवर्स, इतना ईज हो गया है ये रोड्स पे निकल। इसका बेनिफिट कोई मिला तो सेंट्रल गवर्नमेंट में जो पार्लियामेंट था उसमें मिला। अच्छा, बीजेपी हरियाणा का कोई लेना देना नहीं? स्टेट में कोई किस बात का लेना देना? तो बीजेपी को इस पे कोई क्रेडिट लेने की जरूरत नहीं है। नहीं, जरूरत वो मांगते होंगे पर लोग देने को तैयार नहीं है। लोग कहते हैं शहर की सड़कें ठीक करो, शहर की पानी व्यवस्था ठीक करो, शहर का सीवरेज सिस्टम ठीक करो, प्रॉपर्टी आईडी से हमारी जान छुड़ाओ। किस बात की प्रॉपर्टी आईडी? हर एक आदमी के हाथ में उन्होंने कागज़ पकड़ा दिए, धक्के खाते हैं, सब कुछ है। एक भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया। आप अपनी प्रॉपर्टी आईडी बना के जाते हैं, टेक्निकल ऑब्जेक्शन लगा देते हैं, पोर्टल एक्सेप्ट नहीं करता है, पोर्टल चल नहीं रहा है। शाम को उस बाबू के हाथ जाके 20,000 रुपये दे आओ, सवेरे बाबू आपके घर 10 बजे से पहले प्रॉपर्टी आईडी की। अच्छा, पोर्टल सिस्टम भले ही है लेकिन पीछे से पैसे और यही परिवार पहचान पत्र में आज विदाउट कन्विक्शन में कहता हूँ कि ये इलीगल है। जस्टिस पुट्टा स्वामी की जजमेंट 9 जजेस का सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है कि आप राइट ऑफ प्राइवेसी में इंटरफेयर नहीं कर सकते। सिर्फ आधार की परमिशन सुप्रीम कोर्ट ने दी थी, और इसमें आधार क्या, ये हमारा पैन कार्ड मांगना शुरू कर देते हैं, हमारा इनकम टैक्स का अपना इनकम मांगना शुरू कर देते हैं।
भाई अगर तुमने पेंशन देनी है, हमारी प्रॉपर्टी की डिटेल मांगना कि आपके कितने मकान हैं, कितने एग्रीकल्चर लैंड है, व्हाट काइंड ऑफ स्टेट हैज द राइट? जस्ट टेल मी, यू बीइंग इवन इन द सर्विस अदरवाइज आल्सो, आप गुड़गांव के अंदर रहते हैं, कुछ है, और आप परिवार पहचान पत्र हर एक चीज़ में मैंडेटरी कर दिया, क्या सरकार को हक पहुँचता है कि मैं कितना कमाता हूँ? ये कह रहे हैं इसी I से am तो not a problem है। beneficiary. ये कह रहे हैं इसी से तो I'm problem है, not. ये गलत numbers नहीं, I am not beneficiary. You are not beneficiary. Why should I give a PAN number to them? मैं उनको अपनी जायदाद क्यों बताऊं, किस बात के लिए? मेरा बेटा कितना कमाता है, मैं किस बात की? अगर मैं कोई सरकार का बेनिफिट लेना चाहता हूँ, आप पेंशन का बेनिफिट ले, उसकी अलग पोर्टल खोल दो, उसमें जो अप्लाई कर लेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हम उस बात के लिए। तो मतलब जो सिर्फ बेनिफिट्स अवेल कर रहे हैं, ये सारा नहीं, डेटा उसका लेना चाहिए। लोगों को हिंड्रेंस, आपका सीवरेज खराब है, परिवार पहचान पत्र में जाओ, आपका पानी नहीं आया, परिवार पहचान पत्र के नंबर के साथ कंप्लेंट नहीं डालोगे, आपकी कंप्लेंट इंटरनेट नहीं होगी। सीएम विंडो पे जाओ, परिवार पहचान पत्र, किस बात के लिए परिवार पहचान पत्र जब ऑलरेडी हमारे पास आइडेंटिटी कार्ड टाइप, हमारे पास आधार कार्ड है, तो दिस इज ऑल व्हाट वुड देयर पर्पस वाज। और ये मुख्यमंत्री ने सदन के अंदर बिल्कुल एडमिट किया इस बात के लिए, ये कास्ट की पॉपुलेशन कराना चाहते थे, कास्ट की काउंटिंग कराना चाहते थे, इसलिए खट्टर साहब ने ये नावल आइडिया, किसी स्टेट ने इसको अडॉप्ट नहीं किया, विच इज़ टोटली इलीगल, और हमारे आते ही इसको हम स्क्रैप करेंगे। आप ये कह रहे हैं हम इसको बंद कर देंगे। बीजेपी वाले ये कहते हैं कि कांग्रेस को इससे तकलीफ इसलिए है क्योंकि जो फर्जी उन्होंने गवर्नमेंट स्कीम्स के डिफरेंट बेनिफिशियरीज को फ़ायदा पहुंचा रहे थे, उनको तकलीफ है, और इसीलिए तकलीफ कांग्रेस पार्टी को है कि 2 नंबरी काम नहीं हो पा रहा। नहीं, 2 नंबर के काम की 1 नंबर की बात नहीं है, उसके लिए तो पैन कार्ड है। आप गाड़ी खरीदने जाओ, आपको पैन कार्ड देना पड़ता है, आप कोई रजिस्ट्री करवाते हैं, आपको पैन कार्ड साथ में देना पड़ता है, आप अपनी प्रॉपर्टी खरीदते हैं तब आपको देना पड़ता है, पैन कार्ड तो सब जगह मैंडेटरी है। जहाँ तक परिवार पहचान पत्र की बात है, उसमें इन्फ्रेंच ऑफ द राइट टू प्राइवेसी है। अगर किसी स्कीम के लिए कोई बेनिफिशियरी है जिसको आपने बेनिफिट देता है, उसका पोर्टल खोलिए, उसमें एप्लीकेशन मांगिए। फिर सबसे बड़ी बात मैम जो है, जो इस बात को ये करते, तब भी तो आप इंक्वायरी करते हैं। अब आपने परिवार पहचान पत्र से लिफ्ट कर लिया कि ये अब 60 साल का हो गया है जी, और इसकी पेंशन 58 साल का हो गया, इसकी पेंशन बननी चाहिए। आप वो नाम रिकमेंड करते हैं, वही ऑफिसर जाके इंक्वायरी करते हैं। अब इनकम के बारे में अगर पटवारी इनकम करे या एमसी इनकम लिखे, इन्होंने अपनी बीजेपी की टीमें बना दी कि इसकी इनकम सर्टिफाई कर दो, हु आर दे टू सर्टिफाई द इनकम, इसलिए लोगों की पेंशनें कट गई इस बात के लिए। पेंशन देनी है तो पेंशन के लिए पोर्टल बना लो, और उसकी इंक्वायरी आपने पहले भी करनी है, बाद में करनी है, आप अपन पर सब चीज़ के लिए हर एक कंप्लेंट करनी है, उसके लिए परिवार पहचान पत्र क्यों, किस लिए? इसीलिए आप कह रहे हैं आप बंद करेंगे इंक्वायरी, और इनको कोई किसी तरीके से करने का हक नहीं है। लेकिन इंक्वायरी को लेके बीजेपी वाले ये एजेंडा चलाते हैं कि सबसे बड़ी भ्रष्टाचारी कांग्रेस है, बहुत सारे घोटाले किए, तमाम तरीके का भ्रष्टाचार किया, किसानों की सारी ज़मीनों को बेच दिया, हर जगह भ्रष्टाचार का बोलबाला सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस की वजह से देखने को मिलता है। किसी भी इंस्टीट्यूशंस को 1 इंच ज़मीन भी हुडा साहब ने एक्वायर करके ट्रांसफ़र नहीं किया। जो केस बनाए हैं झूठे केस हैं, मामला सब जुडिस है, इसलिए मैं कमेंट नहीं करना चाहता, बट यू विल फाइंड वन डे दैट सब में ये सारे के सारे चार्जेस अल्टीमेटली कोर्ट ड्रॉप करेगी। सारे चार्जेस ड्रॉप होंगे, आपको विश्वास नहीं कर बिल्कुल, बिकॉज इन्होंने तो एक विंडिक्टिवनेस के तहत लिया है, एक किसी से कंप्लेंट करा दी इस बात के लिए। अब बात यह है कि डिटेल में ज़्यादा बात हो जाएगी। मानेसर का केस है, मानेसर केस में 450 एकड़ के ऊपर तो लोगों ने स्टे लिए हुए थे ऑलरेडी, और उसके बाद एक्विजिशन से पहले कुछ लोगों ने लाइसेंस लिए हुए थे, टोल मिला के 70-80 एकड़ ज़मीन बचती थी टोटल, सरकार ने उसको छोड़ दिया उस बात के लिए कि इन्होंने बेनिफिट देने की प्रॉपर्टी अटैच की, हुड्डा साहब का नाम भी नहीं, वहाँ वो मैं क्लियर करता हूँ, दैट वेरी इंपॉर्टेंट। MGMJR आप जिस तरह जानते हैं उसके मामले में एक FIR दर्ज हुई, सिर्फ FIR दर्ज हुई, उसमें कोई चार्जशीट आज तक नहीं आई। FIR में इन्वेस्टिगेशन में टोटल भूपेंद्र सिंह हुड्डा को ड्रॉप कर दिया गया, और ED ने पैरेलल अपनी
प्रोसीडिंग्स चलाई और ईडी ने एमजीएमआर की प्रॉपर्टी को अटैच किया। हुड्डा साहब की प्रॉपर्टी का या कोई उसके ऐसे कंसर्न नहीं है, उसे सिर्फ एफआईआर को उठा के, एफआईआर का फेट क्या हुआ है कोई बताने की कोशिश नहीं करता है। आज के दिन में भी देखो एफआईआर उठाएंगे वहाँ से कि बुड्ढा साहब की एफआईआर है उस बात के लिए, पर ये नहीं सोचते कि इन्वेस्टिगेशन में ड्रॉप हो चुकी है सब। तो ये तो बार बार कहते देखा हुड्डा साहब ने इतना भ्रष्टाचार किया, आप जेल जाएंगे। मैं आपको बता रहा हूँ, मैं सत्य बता रहा हूँ आपको, मैं बिल्कुल सच बता रहा हूँ, मैं भी ऑल कन्विक्शन आपको बता रहा हूँ कि वो मामला ड्रॉप हो चुका है। कहीं पर है ही नहीं, कहीं पर चार्जशीट, किसी कोर्ट की चार्जशीट दिखा दें, सीबीआई की चार्जशीट दिखा दें, चार्जशीट तो कम से कम दिखाएं ना। सिंपली लॉजिंग ऑफ द एफआईआर डजंट मेक द पर्सन एक्यूज्ड। आपने भ्रष्टाचारों का जिक्र किया बीजेपी के, जो उनकी सरकार में हुए तमाम तरीके के घोटाले। अब आप आश्वस्त हैं आपकी सरकार आ रही है? बिल्कुल आश्वस्त है। अब जब आपकी सरकार आएगी तो क्या प्लान है, क्या एक्शन लिया जाएगा उन तमाम घोटाले, उन तमाम भ्रष्टाचारों के खिलाफ जो बिल्कुल, क्योंकि जितने घोटाले हुए वो विधानसभा में उठाए गए और एवरी टाइम मिस्टर खट्टर साहब ने उसको एसआईटी बिठाई, किसी एसआईटी की रिपोर्ट पब्लिश नहीं की और विधानसभा में तो किसी एसआईटी की रिपोर्ट को सबमिट करने का सवाल पैदा नहीं होता था। कभी की नहीं, कभी बोला एसआईटी बैठ गई है, एसआईटी की रिपोर्ट कहाँ गई कहाँ नहीं गई उस बात के लिए कम से कम 52 ऐसे घोटाले जो विधानसभा के अंदर हम उठाए, डिफरेंट टाइप से घोटाले होते हैं। कोविड यूनिवर्सिटी घोटाला, तो इसमें बीजेपी अकेली जिम्मेदार है या वो जेजेपी दुष्यंत चौटाला इनका भी कोई इन्वॉल्वमेंट है? सरकार तो इकट्ठी थी, बोथ आर रिस्पॉन्सिबल। हुआ चीफ मिनिस्टर, एक चीफ मिनिस्टर अपने आपको ऑनेस्टी का तगमा बनाने के बनेंगे और उसके बाकी मंत्री जो हैं वो सारे भ्रष्टाचार की एकदम लाइन लगाए बैठे हों, तो आप कहेंगे मुख्यमंत्री उन पर लगाम कर सकता है। मुख्यमंत्री के नाक के नीचे भ्रष्टाचार हो गया। अब इस बात का आप दुष्यंत के ऊपर एलिगेशन लगाते हैं। हु इज हेडिंग द गवर्नमेंट का हेड तो खट्टर साहब ही कर रहे थे। इसलिए ये ऐसा कहना कि उन्होंने किया और खट्टर साहब ने कुछ नहीं किया, खट्टर साहब उस बात के लिए इक्वली मॉरली भी रिस्पॉन्सिबल है और लीगली भी रिस्पॉन्सिबल। तो दोनों जिम्मेदार हैं, दोनों के खिलाफ आप लोग एक्शन लेंगे जब सरकार में आएंगे? उस बात की अवलोकन किया जाएगा और जिसमें एक्शन बनता हुआ एक्शन जरूर लेंगे। रोहतक में हम हैं और भूपेंद्र सिंह हुड्डा पे जैसे हमने पहले भी जिक्र किया, लोग कह रहे हैं बस यहीं का विकास हुआ, यहीं पे ही तमाम चीज़ें हुई। इस बार भी फिर से सामने मनीष ग्रोवर आपके चुनावी मैदान में हैं। कोई बात नहीं, वो तो 5वीं बार चुनाव लड़ रहे हैं, 4 बार चुनाव हार चुके हैं, उसमें और कुछ नहीं कहना चाहता। तो कोई कंपटीशन नहीं देख रहे हैं? नहीं, इलेक्शन होता है, कोई बात नहीं, पर मैं कॉन्फिडेंट हूँ और लोगों का आवाज़ और रिस्पांस बहुत अच्छा है और अब निश्चित रूप से काफ़ी भारी मतों से जीतेंगे। नौकरियों को लेके भी बहुत सारा प्रोपेगेंडा। बिल्कुल, आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा इस बात के लिए। एचपीएससी के ऑफिस से 2.5 करोड़ की अटैची किसकी पकड़ी जाती है? पेपर लीक कहाँ पर होते हैं? ओएमआर शीट कहाँ बदली जाती है? अगर हमारे टाइम में कुछ अपॉइंटमेंट से हाई कोर्ट ने सेटिसाइड की तो सब देयर वाज सम टेक्निकल ग्राउंड्स कि कमीशन ने ये स्टेप नहीं लिया, किसी ने स्टेप नहीं लिया, ऐसा कोई और एलिगेशन नहीं लगा था। पर यहाँ तो भ्रष्टाचार के एलिगेशन लगे हैं। एक सोशो इकोनॉमिक क्राइटेरिया शुरू कर दिया। तो कांग्रेस ने सारी नौकरियां पैसे लेके दी थी क्या? कौन कहता है? पूरा एजेंडा चलाते हैं, हर जगह पर ये बोलते हैं। ऐसे है कि हमारे टाइम में नौकरियां लगी, काफ़ी नौकरियां लगी, किसी भी कोई एलिगेशन लगा गए, एक भी एलिगेशन लगा गए, इस बात में नहीं। वाई अगर खर्ची पर्ची है दिखा दो ना, पर्ची हमें बता दो ना, पर्ची कौन सी है, कौन सी पर्ची पे नौकरी नहीं है। एक का नाम तो सदन के अंदर लो आप। हमने बड़ी बार इस बात को चैलेंज किया इस बात के लिए और अब जो हो रहा है वो आपके सामने पेपर सेटिंग करते हैं। एजेंसीज यहाँ पर ट्यूशन सेंटर ऐसे हैं जो आपकी गारंटी देते हैं कि आपको पास करवाएंगे, आपका टेस्ट क्लियर होगा। तो वो कहाँ से तो होगा? कहते हैं हम पारदर्शी हैं, हम एक्शन लेते हैं ऐसे लोगों के खिलाफ, इसीलिए तमाम चीजें सामने आ जाती है। कांग्रेस के राज में तो सेटिंग कर लेते थे तो कुछ सामने नहीं आता था। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। कांग्रेस टाइम में ऐसा कुछ होता ही नहीं था इस बात के लिए। और कांग्रेस के टाइम में भी हर एक बात के लिए टेस्ट या इंटरव्यू होता था, एक क्राइटेरिया था, एक सब्जेक्टिव सब कुछ हुआ करता था। ऐसे एलिगेशन गलत लगाते हैं, आपका समय लंबा लग जाएगा। मेरे टाइम में मेरे काठमंडी के अंदर एक रिक्शा वाले के बेटे को एसटी की इंजीनियरिंग की नौकरी लगी। क्या उसने रिश्वत दी किसी? तो आप लोगों ने प्रचार प्रसार किया नहीं ना? बीजेपी तो साफ तौर पे कहती है एक चाय वाला का, हाँ चाय वाला था, वो तो कहते हैं वो तो हमारे टाइम में रिक्शा वालों की भी लगी है, मजदूर के बेटे की भी नौकरी लगी है, सबकी नौकरी लगी है। यहाँ पर ऐसी बात थोड़ा है। ऐसा नहीं कि सिर्फ हुड्डा साहब को कोई जानता है तो बस हुड्डा साहब की रिकमेंडेशन पे नौकरी पक्की।
मैंने तो ऐसे देखा नहीं। नहीं देखा। ना ना, मैंने तो ऐसे तो देखा मतलब नहीं। कांग्रेस पार्टी की जब सरकार थी तो आप लोग ये ज़्यादा इस मैटर को पब्लिसाइज नहीं कर पाए, जितनी नौकरियां आपने काबिलियत पे भी दी ये बात प्रचार ठीक नहीं कर है, पाए। जो बात ठीक है कि जो इवेंट मैनेजमेंट बीजेपी कर सकती है वो कांग्रेस ने नहीं किया। उस समय मैं विधायक था, हम इस बात को समझते थे कि हम अपनी उपलब्धियां, और आप रिकॉर्ड पे नोट करके देख लीजिए 2005 से लेकर 2014 तक जो हरियाणा के अंदर भूपेंद्र सिंह हुड्डा के राज के अंदर, उसके रिजीम के अंदर जो विकास हुआ, आज तक किसी मुख्यमंत्री ने विकास नहीं कराया। तो अभी जब सरकार बनाने फिर से जा रही है, इसका ध्यान रखेंगे क्या? आपके तमाम समर्थकों को सिर्फ यही बात आपकी पसंद आई मुझे लग रहा है, उसके अलावा ज़्यादा कोई इन्वॉल्वमेंट इनका पूरे इंटरव्यू में देखने को मिला नहीं। नहीं कोई बात मेरा सवाल बीच में ही रह गया, मैं आपसे वो नहीं। सवाल एक्चुअली पूरा वो साइलेंटली स्पेक्टेटर थे। अच्छा। वो इसलिए कि आपको डिस्टर्ब ना करने के लिए ताली बजाए। ताली तो हर एक बात में बजा सकते थे। अब मैं कह दूँ ताली बजा दो, ताली बजा देंगे 2 मिनट के अंदर, कोई बात थोड़ा है। नहीं, लेकिन जब तक चुनाव में नारेबाजी ना हो, जोश ना हो, तो हाँ, चुनाव का मजा नहीं आता है। तो ये तो दर्शकों को सोचना चाहिए था कि आपने नौकरियों का जिक्र किया और इवेंट मैनेजमेंट का जिक्र किया, खास तौर पे जो बीजेपी ज्यादा अच्छी कर पाई। लेकिन लोकसभा के चुनाव में बीजेपी के तमाम नेता एक बात कहते हुए नजर आए कि कांग्रेस ने जो झूठ बोला इस बार, लोगों ने उसको ज्यादा सीरियसली ले लिया। किस बात का झूठ बोला? कि 8500 खटाखट ये तो हमारी सरकार तुम देते क्यों नहीं देते इस बात के लिए? संविधान खतरे में है, ये नहीं, ऐसा प्रचार कर दिया कांग्रेस पार्टी ने कि लोग बहक गए और 5 सीटें लोकसभा में दे दी। संविधान खतरे में मैं बताता हूँ उस बात के लिए। जहाँ तक है 15 लाख का वादा किसने किया था? आप ये कहते हैं ना 15 लाख का वादा। जनधन स्कीम के अंदर लोगों को क्या बेनिफिट मिला? किसी की हुई, और जनधन स्कीम में पैसे जमा करवा दिए और उनके खाते के मेंटेनेंस के पैसे सारे के सारे कट के 550 रुपये का सिलेंडर डॉक्टर मनमोहन सिंह के टाइम में था, 1250 रुपये सिलेंडर हो गया। क्या आम आदमी की कितनी महंगाई, डीजल के रेट देख लीजिए, पेट्रोल के रेट देख लीजिए, 100 के नज़दीक पहुंच गया इस बात के लिए। उस टाइम ये सब्जियों के हार पहना करते थे और डीजल और उसमें वो वेजिटेशन करते थे। ये स्मृति ईरानी वेजिटेशन करती थी, सिलेंडर उठा के उसके ऊपर करके और अपने गले में डाल के, और 1250 का सिलेंडर क्यों? अब हम गरीब आदमी को 500 रुपये का सिलेंडर देंगे। इन्होंने तो जाते जाते उससे पहले ही ऐलान कर दिया था। कहाँ ऐलान? तो कोई ऐलान नहीं किया, वेयर इम्प्लीमेंटेड? अच्छा वो ऐलान नहीं था, कहाँ इम्प्लीमेंट किया है? किसको? अच्छा, जनधन योजना किसने खोली? सब्सिडी किसी के अकाउंट में आई? किसी के अकाउंट? जब उनके पास सिलेंडर भरने के पैसे नहीं हैं, उज्ज्वला स्कीम के अंदर जो सिलेंडर उन्होंने डिलीवर किए वो आज तक भरे नहीं जा सके। उन बेचारों के पास पैसे ही नहीं है भरने के लिए, उस बात के लिए। तो ये बात बड़ी चिंताजनक और सोचिए, लॉ एंड ऑर्डर की बात है। सेंट्रल की स्कीम का कोई फायदा नहीं हुआ। हरियाणा में कोई लंबा चौड़ा लॉ एंड ऑर्डर पूरे हरियाणा में एक बहुत बड़ा इशू है मैडम। बहुत इशू नहीं मैडम, हाल बहुत बुरा है। बंदूक चलते हैं, बैठे शहरें वारदात होती हैं। बात यह है कि फिरौतियों के थ्रेट्स आते हैं, और थ्रेट्स के बाद सबसे बड़ी बात एक वही कि लोग कई चुप करके दे आते हैं और कहते हैं जान छुड़ाओ, ना पुलिस के चक्कर काटने पड़े ना और कुछ है, ये पकड़ गई और वो जहाँ तक तेरे को पहुँचाने हम पहुँचा देते हैं और जान छूट जाती है। इतने गैंगस्टर गैंग कभी सब आप नाम सुनते हैं, अब आज तक सुने थे आपने कभी? कहाँ तक उनकी चेनें पहुँची हुई हैं, सब कुछ पहुँचा हुआ है, क्या करें? लेकिन इस पे सीरियसली काम होना चाहिए। और भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो बार बार ये कहते हैं कि अपराधियों को तो मैं साफ तौर पे कह दूंगा, वो तो सीधा कह देंगे या हरियाणा छोड़ जाओ या हरियाणा छोड़। बिल्कुल ठीक। तो उस धमकी का, उस मैसेज का असर होगा? उस धमकी का नहीं, दैट इज वो एक डेमोक्रेटिक सेट में, प्रजातंत्र में सबसे बड़ा मैडम बात ये होती है कि सेफ्टी हर एक व्यक्ति चाहता है। उसको राजनीति की कोई परवाह नहीं है, कोई पार्टी में है नहीं परवाह है। अगर उसकी पर्सनल सेफ्टी खतरे में है तो वो सरकार को कोसेगा सब। सेफ्टी सिर्फ क्राइम से रिलेटेड नहीं है बत्रा साहब। हम सड़कों पे जब चलते हैं, सड़कों में जो इतने गड्ढे हैं और ये खट्टर साहब से पूछो ना, गड्ढों से हर रोज होते एक्सीडेंट से भी एक खतरा है। ये खट्टर साहब से पूछो ना, खड्डे कहाँ से आ गए? वेयर द मनी हैज गॉन? पैसा सारा कहाँ गया? कहाँ खर्च कर दिया पैसा? सीवरेज सिस्टम का 2500 करोड़ रुपया स्टेट के अंदर अमृत स्कीम के अंदर आया, और अमृत का घोटाला सबसे बड़ा घोटाला,
और सरकार बदलते ही सबसे पहले अमृत घोटाले की इंक्वायरी कराई। मतलब छोड़ेंगे नहीं, सरकार बदलते ही बड़े एक्शन लेंगे, कड़े आप संदेश इस कार्यक्रम नहीं, के जहाँ जरिए भी भ्रष्टाचार हुआ है उसका पूरा कड़ा संदेश करेंगे, कड़ा सब कुछ करेंगे। देंगे। हुड्डा साहब के साथ एकदम कंधे से कंधा मिलाकर आप हमेशा से चलते आए हैं, बेहद खास हैं उनके, बेहद करीब हैं उनके। अब सरकार बनती है तो क्या उम्मीद है कि कोई बड़ी जिम्मेदारी आपको हुड्डा साहब देने नहीं, का ये काम तो करेंगे? पार्टी हाईकमांड और हुड्डा साहब मुख्यमंत्री भी उन पर डिपेंड करता है, मेरी कोई ऐसी बात नहीं। मुख्यमंत्री बस हुड्डा साहब रहे तो आपको बढ़िया लगेगा? बिल्कुल हुड्डा साहब। और सबसे बड़ी बात ये है कि इस बात के लिए नहीं, मैं दोबारा आपको रिपीट करता हूँ कि एमएलएज, पार्टी हाईकमांड और हु इज़ द पॉपुलर लीडर, जिसकी वजह से एमएलएज को विनेबल जीत जिताने के लिए जिनका श्रेय रहा, उसी का ही हक भी उन्हीं का बनता है। बाकी हाईकमांड जो डिसाइड करेगी, हाईकमांड का प्रेरोगेटिव है और साथ में विधायकों का प्रेरोगेटिव है। लेकिन सारे जितने भी विधायक हैं, ज़्यादातर जो हुड्डा खेमे के हैं, वो तो कहेंगे कि हुड्डा साहब होने नहीं, विनेबिलिटी क्राइटेरिया पे वो लोग जीतने वाले थे, बिकॉज पहले वो एमएलए रह चुके हैं या वो पहले चुनाव हार चुके हैं, उनका एक पॉलिटिकल एक्सपीरियंस है। आज के दिन में उन्होंने संघर्ष किया, विपक्ष आपके समक्ष आया तब संघर्ष किया, जनमिलन में संघर्ष किया, उसके बाद ये क्या नाम है, हरियाणा मांगे साहब, उसमें संघर्ष किया और बहुत बड़ा संघर्ष किया है, बहुत बड़ा संघर्ष किया। तो अब रिवॉर्ड मिलने की बारी है। 8 अक्टूबर को क्या लगता है प्रदेश की जनता किस नंबर के साथ अवार्ड देने जा रही है, रिवॉर्ड देने जा रही है और कांग्रेस की सरकार? हम कोई बीजेपी की तरह वो तो नारे देंगे नहीं कि 400 पार और 240 पे आगे टिक गए, 75 पार तो सब 40 पे आगे टिक गए। हम बहुमत आएगा और आप देखेंगे कि 2/3 मेजोरिटी भी आ सकती है। 2/3 मेजोरिटी भी आ सकती है। एक और सवाल मेरा रह गया, क्योंकि आपने कहा किसी के साथ गठबंधन नहीं करेंगे आप, हरियाणा में 90 की 90 सीटों पे खुद चुनाव लड़ा जाएगा, लेकिन आप 89 सीट्स पे तो खुद लड़ रहे हैं। एक सीट पर भिवानी आपने कॉमरेड ओम प्रकाश को चुनावी मैदान में सीपीआई को समर्थन देकर अच्छा किया गठबंधन हुआ। हम गठबंधन तो आपके साथ भी चाहते थे, पर आपकी एम्बिशियस बहुत ज़्यादा थी। अच्छा। आपका आज तक कोई एमएलए नहीं रहा यहाँ पर। आपकी आप वोटिंग स्ट्रेंथ जितनी वोट मिली वो आप वो भी तो लोकसभा का हवाला दे रहे थे कि 4 सीटों पे हम जीते थे। 0.4% से 5.5 से कम से उनको वोट मिले हुए हैं। आज तक कोई विधायक बना नहीं है, सीधी सी बात तो ये भी है ना, विधायक बना नहीं है। और वो भी हमारा गठबंधन था उस बात के लिए, और वो उन्होंने ज़्यादा सीटें मांगी और गठबंधन उन्होंने तोड़ा, हमने गठबंधन। कितनी सीटें मांग रहे थे? वो तो 10 के करीब मांग रहे थे। अच्छा 10। तो गाड़ी आपकी रुकी हुई थी 6 पे? हाँ, अगर वो 4-5 मांगते तो हाईकमांड कंसिडर कर सकती थी। अच्छा। पर पता नहीं उन्होंने सोचा होगा, उन्होंने पहले ही अपनी फाइनलाइजेशन होने के बाद अब सीपीआई ने गठबंधन के हिसाब से टिकट मांगी और टिकट मांगी, उन्होंने संतोष किया ना। आखिर में उन्होंने कहा चलो सीपीआई का कोई आधार है हरियाणा में? नहीं, सीपीआई सीपीएम का आधार है, पर अब बात है कि इनका कोई एमएलए बना नहीं है एक्चुअली। तो क्योंकि राहुल गांधी की ये थी कि मैं सेंटर का गठबंधन मेंटेन करना चाहता हूँ, पर यहाँ पर आपने उस बात को नहीं माना, आप उस बात करिए। तो उससे नुकसान होगा क्या? नहीं, उसमें भी थोड़ा एक्सपीरियंस ये था कि पंजाब है, पंजाब में गठबंधन नहीं हुआ। हाँ। दोनों ने अलग से चुनाव लड़ा। उन्होंने, आपने भी अलग लड़ा और अपना क्या नाम है, कांग्रेस ने भी अलग लड़ा, बीजेपी ने भी अलग लगा, अकाली दल ने भी अलग लड़ा। पर सबसे बड़ी बात यह है कि सुनीता केजरीवाल ये कहती हैं और वो ये कह रहे हैं कि हम जब फील्ड के अंदर हैं तो वहाँ पर बीजेपी हारनी चाहिए, पर अगर इनके वोट इन्होंने कैंडिडेट खड़े करके ये तो फिर बीजेपी को हेल्प करेंगे, क्या फायदा होगा उस बात का? सुनीता केजरीवाल की बात माने, उस बात करिए। मतलब इस तरह कैंडिडेट खड़े करेंगे तो बीजेपी। कांग्रेस को भी चिंता हो रही है कि आम आदमी पार्टी के जो तमाम उम्मीदवार मैदान में हैं, चिंता नहीं है, वोट काटू साबित होंगे, कांग्रेस की वोट काटेंगे और बीजेपी को हेल्प मिलेगी। इसीलिए तो हुड्डा साहब ठीक बात कहते हैं कि ये आईएनएलडी भी वोट काटू है, जेजेपी वोट काटू है। इस तरह ये आप जो है इसे गठबंधन नहीं किया तो इनको नुकसान ही होगा। अगर ये 5 सीटों पर सिमट जाते तो इनके साथ हमारी जो इनकी बीजेपी की एंटी इनकम्बेंसी और जो हमारा एक परिवर्तन की लहर चल रही है सरकार में, उसमें ये भी सत्ता में से लीडरशिप तो बिल्कुल नहीं चाह रही थी कि गठबंधन हो। वो कह रहे थे हम तो खुद सक्षम नहीं, हैं चलो सरकार बनाने के लिए। फिर भी अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने, सेंट्रल हाईकमांड ने और राहुल गांधी ने किया भी सही, तो स्टेट लीडरशिप ने उसके लिए इतना कोई वो नहीं किया। उन्होंने कहा, पर बात यह है कि जब उन्होंने डिमांड ही अनरीजनेबल रख दी
तो फिर राहुल गांधी भी कहने लगे भी रहने दो। अच्छा, तो राहुल गांधी जी के एंड से ही हुआ कि भाई ठीक है, बहुत अनरीजनेबल बात हाँ है, हाँ, रीजनेबल उनको कहा, रीजनेबल बात रखो, हम तुम्हें एडजस्ट कर देंगे, कोई बात नहीं। राहुल गांधी इंडिया लेवल पे गठबंधन का स्टेटस मेंटेन करना चाहते थे। अच्छा, तो उसके लिए जो हुआ वो थोड़ा सा कोई, मैं तो इस बात के लिए कि आप पार्टी को इतना ओवर एम्बिशियस नहीं होना चाहिए था। ओवर एम्बिशियस होना हमेशा नुकसानदायक ही रहता है। हर एक व्यक्ति के लिए नुकसानदायक रहता है, हर एक पार्टी के लिए नुकसानदायक रहता है। तो आप कह रहे हैं कि ओवर एम्बिशियस नहीं होना चाहिए, इसीलिए आप भी कह रहे हैं पार्टी जो भी जिम्मेदारी देगी मैं तो उसी में खुश हूँ, उसी में संतुष्ट हूँ, उससे ज़्यादा मुझे कुछ चाहिए नहीं है। वोट काटू, प्रदेश के लोग बिल्कुल भी कोई कंसिडरेशन नहीं है। तो ये चुनाव सीधा सीधा बीजेपी कांग्रेस, बिल्कुल ठीक बात है, बीजेपी कांग्रेस, तीसरी कोई पार्टी नहीं, कोई उम्मीदवार नहीं, कुछ नहीं। तो बीजेपी के भी बहुत सारे नेता रूठ गए, अलग चुनाव लड़ रहे हैं निर्दलीय। ज्यादा कांग्रेस के भी ज्यादा रूठे, हमारे 2-4 रूठे हैं। आपकी तो सरकार आ रही है, कह रहे संघर्ष के साथी थे हम और हमें अब बाहर चलो टिकट एक को मिलनी होती है सभी, अब हमारे 90 सीटों के ऊपर 2500 एप्लीकेंट आ गए, क्या करें उस बात के लिए। एक में 80 एप्लीकेशन आ रही हैं। बहुत बड़ी एक्सरसाइज किया हमारे बाबरिया जी, तो इतनी टेंशन में कि बेचारों को हॉस्पिटलाइज करवाना पड़ा, वो हॉस्पिटल में है, उस बात के लिए बड़ा मंथन मतलब करना पड़ा। कांग्रेस के नेताओं ने इतना प्रेशर डाल दिया बाबरिया साहब पे कि उनके नहीं, इतना हेडेक हो गया, इतना टेंशन हो गया, इतना स्ट्रेस हो गया कि डिप्रेशन में चले गए। वो लेबोरियस आदमी है, ऐसी बात नहीं है, कोई ठीक है हेल्थ वाइज। पर हमने देखा 2 दिन पहले बहुत इमोशनल भी हुए, पार्टी हेडक्वार्टर्स में काफ़ी उदास थे, निराश थे और हाथ जोड़कर उन्होंने तमाम कार्यकर्ताओं से ये कहा भी कि इससे ज़्यादा मैं नहीं कर पाया, मैं क्षमा चाहता हूँ आपसे। नहीं, वो बात ठीक है, पर देयर आर 3 फैक्टर्स वर देयर ऑनेस्टली। अब तो बताने में कोई दिक्कत वाली बात भी नहीं है। स्टेट लीडरशिप की अपनी असेसमेंट होती है, उसके हिसाब से वो रिकमेंड करते हैं। बाबरिया जी की अपनी असेसमेंट के हिसाब से रिकमेंडेशन थी, और थर्डली हाई कमांड की अपना इंटरनल सर्वे था। इन तीनों सर्वे को मिला के जो क्राइटेरिया बैठता था उसके मुताबिक टिकटें बांटी गई है। कोई किसी के साथ नाइंसाफ़ी नहीं हुई है, और टिकटों में एक आधी नाइंसाफ़ी हो भी जाती है तो उसके लिए ये स्वाभाविक है। ऐसी नहीं कि एक पार्टी में होती है, ऐसी बीजेपी में होती होगी और पार्टी में भी होती होगी। तो मना लेंगे, सरकार आ रही है तो कहीं ना कहीं एडजस्ट कर लेंगे और सारे कांग्रेस वाले साथ मिलकर चलेंगे। अब मान जाएंगे, ऐसी बात नहीं है। तो आपने इतने रेबेल होने का मौका भी नहीं दिया ना, एकदम रोक के रखा लास्ट तक। टिकट देंगे नहीं, कहीं जाने नहीं देंगे इस बार। पर बीजेपी ने जो तलवार चलाई है उसके बारे में तो कुछ बोलते नहीं आप। हम तो उनसे पूछते हैं उसके बारे में, बार-बार पूछते हैं वो सवाल। काहे की सरकार थी कि मिनिस्टर को भी ड्रॉप करने में, उनको मिनिस्टर क्यों बनाया? सबसे बड़ी बात ये है कि वो, मैंने पहले भी कहा कि उनमें भी टसल ये है कि सीमा त्रिखा जी को 3 महीने, सीमा त्रिखा जी को 3 महीने पहले मंत्री बनाया। भाई अगर उसके खिलाफ तुम्हारे सर्वे में एंटी करप्शन को मंत्री बनाने की क्या जरूरत है? आज बात की रही है। और आपने पावरफुल डिपार्टमेंट, पब्लिक हेल्थ और 1-2 माइनिंग डिपार्टमेंट जिसमें बहुत सारे घोटाले होते हैं, वो आपने डॉक्टर बनवारी लाल को दिया हुआ था, और डॉक्टर बनवारी लाल की टिकट आपने ड्रॉप कर दी। आपने 40 में से 14 MLA, कम से कम वो 40 आदमी को क्रेडिट देना चाहिए था कि आपकी सरकार तो बनाई थी उन्होंने। कम से कम आप भी कह रहे हैं कि बीजेपी को भी सिटिंग एंड गेटिंग का फॉर्मूला लगाना चाहिए था टिकट में, नहीं ये नाइंसाफी नहीं करनी चाहिए। हाँ, इतनी नाइंसाफी भाई। पिछली बार आप लोग 40 आए, उस 40 को आपने सोचना चाहिए था। हम 28 रह गए, हमने 28 को टिकट दे दी, सीधी सी बात है। उन 40 लोगों ने सरकार बनाई थी ना, चाहे वो ठगबंधन सरकार बनी, चाहे जमुना पार जाने वाली सरकार बनी कि बीजेपी जमुना पार, वो तो दुष्यंत जी नारे लगाते थे, और ठगबंधन में कमाल कर दिया सारा ठगबंधन। कोई बेवफा नहीं होता तो क्यों पार्टी ने टिकट नहीं दी? और देखो पार्टी नहीं बची, सारे भाग गए। ये भी तो देखो ना, इस बात के लिए सारे भाग गए, कोई बचा ही नहीं। तो जेजेपी का कोई भविष्य देख रहे हैं आप? आई डोंट थिंक सो। दुष्यंत पहुंच पाएंगे क्या विधानसभा? नहीं, टफ मुकाबला है, ऐसी बात नहीं। वहाँ भी चौधरी बृजेंद्र सिंह का और जो मेंबर पार्लियामेंट बृजेंद्र सिंह रहे, ऐसी बात नहीं। कुछ सवाल आएगा कि दुष्यंत बाहरी है और वो वहीं के रहे। तो मजबूती है, कांग्रेस पार्टी एकजुट है, और भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी उनकी सपोर्ट में गए हैं।
वो तो कह रहे हैं कि आप बस जिता के भेज दो, भतीजे को बड़ी ताकत देने का काम ले रहा है। वो वीडियो देखी आपने हुड्डा साहब? नहीं, मैं ये सोशल मीडिया की जो वीडियो ना कम देखता हूँ, समय नहीं मिलता। अच्छा, नहीं खबर है बकायदा। हुड्डा साहब अखबार में पढ़ ली, पढ़ ली, उसमें वो टाइम मिलता नहीं एक्चुअली, इलेक्शन है ना एक्चुअली, तो उसमें थोड़ा सा वो फ़ोन खोलने का टाइम नहीं मिलता। क्योंकि हुड्डा साहब के और चौधरी बीरेंद्र सिंह के रिश्ते खट्टे मीठे नहीं, फिर आपस में थोड़ा सा रिश्तेदारी भी पड़ती है उनकी, वो रिश्तेदारी भले ही पड़ती हो लेकिन रिश्ते तो खट्टे मीठे ही है ना। हाँ, नहीं वो पार्टी भी छोड़ गए थे, बात थी 10 साल भारतीय जनता पार्टी में रहे। उन्होंने अपने एक्सपीरियंस बताया उस बात के लिए, पार्टी की छोड़ी तो अपने घर वापसी आई तो अच्छा लगा। वापसी तो आ गए, लेकिन तब भी डर हुड्डा साहब से ही था कि सस्टेन करना कितना मुश्किल होगा। ये चैलेंज एक बीरेंद्र सिंह जी नहीं, ऐसी बात नहीं। असल में उस बात में कोई हुड्डा साहब ने कोई अपोज नहीं किया बीरेंद्र सिंह की सीट को लिए। हाई कमांड ने उसको रीसर्वे कराया, जब आपस में कैंडिडेचर का कराया तो उससे लगा कि उनको कि जयप्रकाश का अपर हैंड है और जयप्रकाश जीत भी गए। बहुत से आपने अपने सांसदों के बच्चों को, नेताओं के बच्चों को भी इस बार सभी वो बीजेपी ने नहीं दिए क्या? बीजेपी ने भी दिया, कृष्णपाल के बेटे को टिकट दे दिया। नहीं, कृष्णपाल के चलो आया तो था, वो बाद में काट दिया होगा, और आरती राव को तो दिया, आरती और एक दो और भी होंगे जिनको दिया होगा, तो हमने भी सोचा भी हम भी देते। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया और बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको अपने इस चुनाव के लिए। देखते हैं कि आखिर 8 अक्टूबर को चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की, भाई भूपेंद्र हुड्डा की, भारत की संरचना की। आप सबका भी बहुत शुक्रिया इस हमारे स्टूडियो में आने का। साहब ने तमाम हमारे सवालों के जवाब बहुत ही विस्तार से दिए और साफ तौर पर बता दिया कि ये चुनाव इस बार कांग्रेस के पक्ष में क्यों है। बीजेपी की सरकार की तमाम नाकामियों को लेकर, कांग्रेस पार्टी के तमाम 10 साल के संघर्ष को लेकर कांग्रेस के तमाम उम्मीदवार इस बार चुनावी मैदान में हैं और पूरी ताकत से, पूरे जोश से, पूरे विश्वास से कि 8 अक्टूबर को प्रदेश की जनता का विश्वास, आशीर्वाद कांग्रेस पार्टी को मिलने जा रहा है और पूर्ण बहुमत की सरकार इस बार कांग्रेस पार्टी बनाने जा रहे हैं। क्या ये वाकई में सपना साकार हो पाएगा या फिर आपको भी लगता है कि कुछ चुनौतियां, कुछ परेशानियां कांग्रेस की राह में भी होंगी? कह रहे हैं बत्रा साहब जो रूठे हैं उनको मना लेंगे और हमारे पास तो कम रूठे हैं, बीजेपी में ज़्यादा रूठे हैं, तो कांग्रेस के रूठे कैसे मानेंगे और कैसे कांग्रेस का बेड़ा पार करने में मदद करेंगे, ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। चुनाव हरियाणा का ये सफ़र यूं ही जारी रहेगा और हमारे इस चुनावी स्टूडियो से, ग्राउंड जीरो से आपको हर पल की रिपोर्ट इस पूरे चुनाव की हरियाणा न्यूज़ पर देखने को मिलेगी। फिलहाल मेरे साथ इस कार्यक्रम में इतना ही। आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज़। नमस्कार।